नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में टोटल 400 प्रश्न होंगे। तो प्रश्न और उत्तर को बस हम बताएंगे, उसके विकल्पों को नहीं। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। ऑप्शन सी राइट होगा। दूसरा प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत या विशुद्ध संस्कृत? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत। ऑप्शन ब राइट होगा। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों को प्रवेश किस आयु में होता था? तो क्षत्रिय बच्चों के लिए प्रवेश की आयु क्या थी? 10 वर्ष। ऑप्शन ब। बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान का शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन ए राइट होगा। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में और प्राइमरी शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब में। दिल्ली में मदरसा ए मुज्जी की स्थापना किसने कराई थी? तो दिल्ली में मदरसा ए मुज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ऐबक ने। ऑप्शन बी राइट होगा। शाहजहां के किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज ए हिंद कहा? शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज ए हिंद कहा? तो जौनपुर को कहा था। ऑप्शन द राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या अंग्रेज? तो भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। ऑप्शन है राइट होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1613 में। ऑप्शन ए राइट होगा। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त करना। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। वेद में गद्य रूप मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो वेद में गद्य रूप मंत्रों को क्या कहा जाएगा? यज्ञ। ऑप्शन स राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेद के 4 प्रकार कौन से हैं? तो वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन द राइट होगा। अगला प्रश्न है, द्विज का क्या अर्थ है? तो द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण बालक किस ऋतु में उपनयन संस्कार कराते थे? तो ब्राह्मण बालक बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार कराते थे। गुरुकुल में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, कुलवासी, अंतेवासी या उपयुक्त सभी? तो गुरुकुल में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को उपयुक्त सभी कहा जाता था, ब्रह्मचारी, कुलवासी और अंतेवासी। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में रहने वाले ब्राह्मण छात्रों की वेशभूषा कैसी थी? तो ब्राह्मण छात्रों की वेशभूषा कैसी थी? काले नर हिरण, काले मृग की खाल पहनते थे। ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, यह विचार किसका है? किसी को सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है। किसने कहा था? तो इसको मोहम्मद साहब ने कहा था। किसी को सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है। इसको मोहम्मद साहब ने कहा था।
अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां कौन सी थी? स्वाध्याय तथा मनन, श्रुति तथा श्रवण, तप तथा श्रुति, मनन तथा तप। तो वैदिक कालीन ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां थी, तप और श्रुति। ऑप्शन सर राइट होगा। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार से होती थी? तो वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति समावर्तन संस्कार से होती थी। यह कथन किसका है? हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत को पहचानने दो जो उनकी अपनी है। ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी भारत की वास्तविक आत्मा को पहचाने तथा अपनी सभी कार्यों में उसका अनुसरण करे। एक बोला था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन सर राइट होगा। प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। प्रवज्जा संस्कार सामान्यतः कितने वर्षों के बालक का होता था? तो प्रवज्जा संस्कार सामान्यतः 8 वर्ष के बालक का होता था। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। सामनेर होगा यहाँ पे, ऑप्शन द राइट होगा। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आदि किस काल की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं थी? तो ये थी बौद्ध काल की। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आदि प्रमुख बौद्ध काल की शिक्षा संस्थाएं थी। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा कितने स्तर थे? बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर थे। ऑप्शन ए राइट होगा। बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर थे। बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर कौन कौन से थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर थे, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक और उच्च। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्धकालीन शिक्षा के माध्यम प्राकृत या पाली। प्राकृत या पाली। बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा के बाद होता था? तो उपसंपदा संस्कार 12 वर्ष की शिक्षा के उपरांत होता था। कितने? 12 वर्ष की। मुस्लिम शिक्षा की प्रारंभ किस रस्म से होता था? तो मुस्लिम शिक्षा की प्रारंभ बिस्मिल्लाह। ऑप्शन स बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। बिस्मिल्लाह रस्म के समय बालक की आयु कितनी होती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। बिस्मिल्लाह रस्म के समय बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती थी। मुगल काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस में दी जाती थी? प्राथमिक स्तर मकतब में और उच्च स्तर मदरसा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को कामिल बोला जाता था। साहित्य के छात्रों को कामिल की उपाधि दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले को आलिम। ऑप्शन। फिर मुस्लिम शिक्षा में तर्क व दर्शन के छात्रों को किसकी उपाधि से अलंकृत किया जाता था? फाजिल। ऑप्शन और राइट होगा। किसके? फाजिल के। मुस्लिम काल में कवि तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस, रामायण की, महर्षि वाल्मीकि। मुस्लिम काल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। मुस्लिम काल में सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में मानी जाती है? तो वो मानी जाती है उर्दू भाषा। वास्को डिगामा ने किस सन में भारत की खोज की? कब की थी?
1498 में। ऑप्शन ब राइट होगा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई? 1791 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन स राइट होगा। मैकाले का पूरा नाम क्या था? तो मैकाले का नाम था टीबी मैकाले। ऑप्शन है राइट होगा। मैकाले का पूरा नाम टीबी मैकाले था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है, यह कथन किसका है? मैकाले का। ऑप्शन ब राइट होगा। अगला प्रश्न है, मैकाले के शिक्षा प्रसार की संकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? मैकाले के द्वारा किस नाम से? निस्यंदन शिक्षा या अधोगामी क्षणिक शिक्षा या अधोगामी निस्यंदन? तो इसका होगा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। मैकाले की शिक्षा प्रसार की संकल्पना अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जानी जाती थी। अगला है, निस्यंदन या छनाई से क्या तात्पर्य है? जन जन तक पहुंचाना, ऊपर से नीचे जाना, उच्च वर्ग तक सीमित रहना या कोई नहीं? तो निस्यंदन या छनाई क्या तात्पर्य है? ऊपर से नीचे की तरफ जाना। उट घोषणा पत्र लागू हुआ 1854 में। उट का घोषणा पत्र कब आया? 1854। अगला प्रश्न है, एक कथन है, इसमें आधा टाइप हो पाया है, तो मैं इसको बोल के सुना देता हूँ। यह कथन किसका है? हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह किसका कथन है? तो यह कथन है वुड का। किसका है? वुड का। ऑप्शन ब राइट होगा। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। किससे? वेदों से। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद? तो वैदिक कालीन शिक्षा किस पर आधारित थी? आदर्शवाद पर। मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च? तो मदरसा का संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से। ऑप्शन द राइट होगा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? मठों में। इसका आप लोग आंसर बताइएगा, इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी। ऑप्शन से राइट होगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास के कालों का सही क्रम होगा। सही क्रम क्या होगा? वैदिक शिक्षा, वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम, ब्रिटिश व स्वतंत्र युग। पहले वैदिक शिक्षा थी, वैदिक काल, फिर बौद्ध काल, मुस्लिम काल, फिर ब्रिटिश, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात स्वातंत्र्योत्तर। ऑप्शन से राइट होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय किससे माना जाता है? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। चार वेदों का सही क्रम क्या है? चारों वेद का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऐसा कोई भी देश नहीं जहां
ज्ञान के प्रति अतीत काल में इतना प्रेम हो, या जहाँ ज्ञान का इतना अस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव हो। वैदिक काल में सदा कवियों से लेकर आजकल के बंगाली दार्शनिक तक शिक्षकों और विद्वानों का एक अटूट क्रम भारत में मिलता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? थॉमस का है। यह कथन थॉमस का है। ऑप्शन बी राइट होगा। वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है तथा यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। यह किस विद्वान का कथन है? तो यह है डॉक्टर अल्तेकर का। किसका है? डॉक्टर अल्तेकर। किस वेद को आदि वेद माना जाता है? किस वेद को आदि वेद माना जाता है? यजुर्वेद को। इसको भी डाउट में रखता हूँ, इसका भी आंसर आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। किस वेद को आदि वेद माना जाता है? वैदिक शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? सभी छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास करना। छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास करना। ऑप्शन सी। वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? सर्वोच्च लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता था? तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ किससे होता था? उपनयन संस्कार के द्वारा। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। किन वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था? तो यह था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए। उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? सभी वर्णों के लिए 8 वर्ष नहीं, सभी वर्णों के लिए अलग अलग। ठीक है, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष थी शायद, क्षत्रिय के लिए 10 और शूद्र के लिए 12 वर्ष। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी आगे देखते हैं इसको। ब्राह्मण बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या थी? ब्राह्मण बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 16 वर्ष। ऑप्शन ब राइट होगा। क्षत्रिय बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु, तो क्षत्रिय बालकों के लिए 11 और 22 वर्ष। न्यूनतम 11 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष। वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु, तो वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम आयु 12 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। ऑप्शन द राइट होगा। किस वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार नहीं होता था? तो शूद्र वर्ण के बालकों का। ऑप्शन ब राइट होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन दोनों वर्णों के बालकों का उपनयन संस्कार होता था, जबकि शूद्र वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन का क्या अर्थ है? उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। वैदिक शिक्षा के संबंध में यह किसका कथन है कि ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। ये किसका कथन है? डॉक्टर F.E. कई का। गुरुकुल में रहने वाले सभी बालकों की क्या समान वेशभूषा थी? नहीं, सबकी अलग अलग वेशभूषा थी। वैदिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? वैदिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? आश्रमों में, गुरुकुलों में, गुरुकुल व आश्रम दोनों में। तो दोनों में प्रदान की जाती थी, गुरुकुल और आश्रम दोनों में। वैदिक शिक्षा में स्त्री की उपेक्षा पर यह कथन किसका है? ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इसी योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं दिया जान पड़ता था। ये किसका कथन है? ये है P.N. प्रभु का।
डॉक्टर P.N. प्रभु का कथन है। परा व अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? तो परा विद्या में आध्यात्मिक विषय पर और अपरा विद्या में लौकिक विषय पर ध्यान दिया जाता है। परा विद्या आध्यात्मिक शिक्षा के लिए और अपरा लौकिक ज्ञान के लिए। वैदिक और बौद्ध शिक्षा में आधारभूत क्या असमानता थी? तो क्या असमानता थी? वैदिक शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ नहीं थी तथा बौद्ध शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ थी। सही बात है। वैदिक शिक्षा में विद्यारंभ संस्कार होता था जबकि बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं। नहीं, गलत बात है। दोनों असमानता है। ऑप्शन स इसमें क्या होगा? ऐसी बात नहीं, बौद्ध काल में भी संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार होता था, और इसलिए इसमें और राइट होगा। असमानता क्या थी? वैदिक शिक्षा में सभी के लिए सुलभ नहीं थी तथा बौद्ध शिक्षा में सभी वर्णों के लिए सुलभ थी। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों का मूल कारण किसे माना है? अज्ञान को। सभी दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान। महात्मा बुद्ध ने माना है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का लक्ष्य था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का लक्ष्य क्या था? मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राकृत और पाली दोनों। ऑप्शन द राइट होगा, प्राकृतिक और पाली। प्रवज्जा संस्कार में बालक सर्वप्रथम क्या उच्चारित करता था? तो प्रवज्जा संस्कार में बालक क्या उच्चारित करता था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उक्त तीनों वाक्यों को उच्चारित करता था। ऑप्शन द राइट होगा। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? तो प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? सामनेर। क्या? सामनेर कहलाता था। बौद्ध काल में अध्यापन का कार्य कौन करता था? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। ऑप्शन ब राइट होगा, बौद्ध भिक्षु। 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद बौद्ध काल में कौन सा संस्कार होता था? तो 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा। ऑप्शन हाँ राइट होगा। बौद्ध शिक्षा का कौन प्रमुख केंद्र नहीं था? तक्षशिला है, कुरुक्षेत्र नहीं है, वल्लभी था, नालंदा था। तो इसमें ऑप्शन पर राइट होगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला कहाँ स्थित था? तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक शहर में। अगला है, बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र नालंदा कहाँ स्थित है? नालंदा है बिहार में, पटना के निकट। बिहार में पटना, नालंदा। नालंदा का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? तो नालंदा का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? अशोक को। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान कौन था? अशोक, सिंह, तथागुप्त या शिलभद्र? तो शिलभद्र थे। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। बौद्ध शिक्षा के मूल्यांकन पर यह किस विद्वान का कथन है कि उचित रूप में विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है? तो ये नायक और निरुलक का कथन है। क्या कथन है? उचित रूप में विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है, नायक और निरुल ने ऐसा कहा था। फिर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बौद्ध युगीन शिक्षा के योगदान के संबंध में यह किस विद्वान का कथन है? ब्राह्मणी विद्यालयों के मात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जन सामान्य की शिक्षा की इच्छा का विस्तार किया
और उस मांग को प्रोत्साहित किया जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय का विकास हुआ। तो इसको किसने कहा था? डॉक्टर एफ ई कई ने। किसने? डॉक्टर एफ ई कई। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कथन, उसके बाद इसका आंसर होगा डॉक्टर एफ ई कई। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठों में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, मातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। यह आर के मुखर्जी का कथन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में जीवन का ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें इस क्षणभंगुर संसार के लिए घृणा थी, और इस धर्म ने शिक्षा द्वारा व्यक्ति को एक दूसरे संसार के लिए तैयार किया। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है डॉक्टर एफ ए कई का। पहला, मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी व फारसी। अरबी व फारसी। मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी व फारसी। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? ज्ञान का प्रसार करना, जिससे इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार व उन्नति हो। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य यही था, ज्ञान का प्रसार करना, जिससे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार व उन्नति हो। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? मदरसा। उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा, और प्राइमरी शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, प्राथमिक शिक्षा मकतब में। ऑप्शन बी राइट होगा। बिस्मिल्लाह रस्म कितने वर्ष की आयु के लिए की जाती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत में किस शासक ने मस्जिदें व मदरसे बनवाए? किसने बनवाए थे? मोहम्मद गौरी ने। मुस्लिम काल में कौन सी परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो मुस्लिम काल में कोई परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का सर्वोत्तम गुण क्या था? धार्मिक और संस्कारिक शिक्षा का सुंदर समन्वय, शिक्षा में व्यवहारिक अध्यापक छात्र के बीच समन्वय, संपर्क। तो इसका क्या आंसर होगा? धार्मिक व सांसारिक शिक्षा का सुंदर समन्वय। ऑप्शन और राइट होगा। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र जौनपुर को किस मुगल शासक ने सिराज ए हिंद कहा? तो शाहजहां ने कहा था। शाहजहां ने जौनपुर को सिराज ए हिंद। ऑप्शन ब राइट होगा। कामिल, फाजिल, आलिम क्रमशः किसकी उपाधियां थी? तो कामिल किसका था? कामिल साहित्य के विद्वान को, फाजिल तर्क व दर्शन को फाजिल, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने को आलिम। आलिम धार्मिक शिक्षा, फाजिल तर्क व दर्शन, और साहित्य की उपाधि कामिल के लिए। मुस्लिम शिक्षा के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया, और जो ब्राह्मण शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी भूमि में विकसित हुई। तो यह कथन है डॉक्टर एफ कई का। ऑप्शन बी। फिर है, मुस्लिम शिक्षा के विशेष उद्देश्य के संबंध में यह कथन किसका है? राज्य द्वारा शिक्षकों को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता था। काजी, वाजीर आदि के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो शिक्षित होते थे। इस प्रकार भावी जीवन के लिए तैयार करना मुस्लिम शिक्षा का विशेष उद्देश्य था। तो यह कथन किसका है? एस एम जफर का। ऑप्शन
द राइट होगा, एस एम जाफर का। मुस्लिम शिक्षा के दोषों के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होगा कि मध्यकालीन शिक्षा पद्धति नेतृत्व के गुणों का विकास करने में विफल हुई, अतः यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए असाधारण व्यक्तियों की सुरक्षा की मांग व पूर्ति नहीं कर सकी। तो यह कथन है डॉक्टर यूसुफ हुसैन का। कथन एक बार आप देख लीजिएगा पुनः, और इस कथन को डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने कहा है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध और उनके स्तर के संबंध में यह किस विद्वान का कथन है? सामान्य समाज में गुरुजनों का आदर होता था, तब छात्र उनके प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्ण होते थे। अध्यापक की विद्वता उच्च श्रेणी की थी, उनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि वेतन बहुत कम मिलता था, फिर भी अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में आत्मीयता थी। तो यह कथन है एस एम जाफर का। यह कथन है एस एम जाफर का, ऑप्शन डी राइट। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कालीन शिक्षा विदुषी नहीं थी? कौन नहीं है? सुगुप्ता बेगम, गुलबदन बेगम, ये हैं रजिया सुल्तान, जहां आरा बेगम, ये तीनों हैं। ठीक, सुगुप्ता बेगम नहीं है। अगला प्रश्न है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854 को। वुड का आज्ञा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1935 में। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी, तो राधा कृष्ण किससे संबंधित थे? उच्च शिक्षा से, ऑप्शन है। भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है, भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेजली। विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति 1835 में घोषित की। लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? तो लॉर्ड मैकाले को 1834 में भेजा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1854 की घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? चार्ल्स वुड ने। 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 5। 1902 में भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। हंटर कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया? तो हंटर कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया? कोई सुझाव नहीं, किसी भी भाषा का चयन उसने प्रीफर नहीं किया। हंटर कमीशन की स्थापना किस सन में हुई? तो हंटर कमीशन की स्थापना 1882 में हुई थी, सन 1882। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? किस आयोग ने माध्यमिक बोर्ड की शिक्षा को सुझाव दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, ऑप्शन से राइट होगा। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालयों में विद्वत परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ये भी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था।
1936-37 में हमारे देश में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 1936-37 में 17 और 1902 में 5। 1902 में 5 विश्वविद्यालय थे। 1902 में 5 और 36-37 में 17। 1936-37 में हमारे देश में कितने महाविद्यालय थे? तो महाविद्यालय थे 366। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में हुआ था। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 1938 में। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत की थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसको आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था। सार्जेंट योजना कितने वर्षों की योजना थी? तो सार्जेंट योजना 40 वर्षों की। ऑप्शन सर राइट। प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन एवं साहित्य के पुनरुत्थान व विकास के लिए तथा ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन हेतु पृथक से व्यय किए जाते हैं। यह विचार किस चार्टर के हैं? तो यह है 1813 के चार्टर। 1813 के चार्टर जिसमें 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। 1 लाख रुपए 1813 के चार्टर में। भारत में प्राच्य पश्चात शिक्षा विवाद का मूल कारण क्या था? 1813 के चार्टर की धारा 43। भारत में प्राच्य पश्चात शिक्षा विवाद का मूल कारण 1813 के चार्टर की धारा 43। मैकाले भारत में किस रूप में आया था? तो मैकाले भारत में 1813 की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में आया था। ऑप्शन सर राइट होगा। मैकाले भारत में किस रूप में आया था? 1834 की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपने विवरण पत्र मैकाले मिनट्स को कब सौंपा था? तो ये सौंपा था 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिंग को। किसको? लॉर्ड बेंटिंग को। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किसकी व्याख्या की? तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या की। चार्ल्स ग्रांट ने कौन सी शिक्षा योजना भारतीयों के लिए प्रस्तुत की? तो चार्ल्स ग्रांट ने पंचसूत्री योजना प्रस्तुत की। चार्ल्स ग्रांट की योजना का पहला सूत्र क्या था? चार्ल्स ग्रांट की योजना का पहला सूत्र था भारत में विद्यालयों की स्थापना करना। भारत में विद्यालयों की स्थापना करना। वारेन हेस्टिंग ने कब कलकत्ता मदरसे की स्थापना की? वह भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। वह प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन सर राइट होगा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का श्रेय? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का श्रेय जोनाथन डकन को। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मिंटो ने सन 1800 में की थी। ऑप्शन द राइट होगा, लॉर्ड मिंटो ने 1800 में। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसने कराई? 1821 में एल्फिंस्टन ने। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसने कराई? 1821 में एल्फिंस्टन ने। ऑप्शन द राइट होगा। अगला प्रश्न है,
एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के समान रखता है। यह कथन किसका है? यह है लॉर्ड मैकाले का। भारतीय शिक्षा व साहित्य का मजाक उड़ाते हुए ऐसी बात बोली थी। लॉर्ड मैकाले के 1835 के विवरण पत्र का क्या उद्देश्य था? भारत में यूरोपीय साहित्य व विज्ञान का प्रचार प्रसार करना। मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार की योजना को भारतीय शिक्षा इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? उच्च वर्ग से शिक्षा का क्षण क्षण निम्न वर्ग तक पहुंचना। उच्च वर्ग से शिक्षा का क्षण कर निम्न वर्ग तक पहुंचना, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का यही अर्थ था। किस गवर्नर जनरल ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया? तो इसको स्वीकार किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रचार तक सीमित रहने चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए आकाश है तथा जिनकी संस्कृति छन छन कर जन साधारण तक पहुंचेगी। यह किसका कथन है? तो ऐसा बोला था लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन ऑकलैंड उच्च वर्ग की शिक्षा की हिमायती था। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में। वुड का घोषणा पत्र 1854 में है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड कौन था? तो चार्ल्स वुड कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष। चार्ल्स वुड कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वुड की घोषणा में शिक्षा के माध्यम के संबंध में क्या प्रावधान था? तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व देसी भाषाएं दोनों हो। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व देसी भाषाएं दोनों। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में शिक्षा उद्देश्य क्या था? तो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में शिक्षा उद्देश्य शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न पदों पर कार्य कर सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिफारिश वुड घोषणा पत्र में नहीं की गई? कौन सी नहीं की गई थी? प्रत्येक प्रांत में अध्यापक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। छात्र अध्यापकों की छात्रवृत्तियों और शिक्षकों को अधिक वेतन दिया जा सही है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाएं थी। सरकारी नौकरी में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वुड के घोषणा पत्र के संबंध में यह किस विद्वान का विचार है कि वुड का आदेश पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महाधिकार पत्र है? ये किसने बोला था? बोला था H.R. जेम्स। यह कथन है H.R. जेम्स का। क्या बोले थे? वुड का आदेश पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र है, H.R. जेम्स ने बोला था। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर A.N. बसु ने। डॉक्टर A.N. बसु ने। ऑप्शन बी। वुड का घोषणा पत्र भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्धारक था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सर फिलिप हर्टॉग ने। सर फिलिप हर्टॉग ने क्या बोला था? वुड का घोषणा पत्र भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्धारक था, सर फिलिप हर्टॉग।
वुड घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक इतनी व्यापक और विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे स्थानीय व केंद्रीय सरकार द्वारा कदापि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? इसको लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्या बोला था कि वुड घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक इतनी व्यापक और विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई थी जिससे स्थानीय व केंद्रीय सरकार द्वारा कदापि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। इसको लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जो कुछ भी इसके पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ इससे निकला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है HR जेम्स का। ऑप्शन राइट होगा HR जेम्स। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन को विशेष रूप से शिक्षा के किस स्तर पर कार्य करना था? तो प्राथमिक स्तर पर। किस पे? प्राथमिक स्तर। हंटर आयोग प्राथमिक स्तर। हंटर आयोग की सिफारिश में प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया गया? जन साधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जन साधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन ब राइट होगा। एक 162 हो गया। 163। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या बताया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं बताई। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोलने का सुझाव दिया। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोलने का सुझाव हंटर आयोग ने दिया। हंटर आयोग के सुझाव भारतीय शिक्षा की प्रगति तथा विकास के लिए सर्वथा सराहनीय है। आज शिक्षा प्रणालियों के विषय में जो इतना असंतोष है उसका कारण यह है कि 1882 के आयोग की शिक्षा नीति के आशयों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। यह किसका विचार है? यह विचार है, देखते हैं ऑप्शन, TN सिकेरा का। किसका है? TN सिकेरा। ऑप्शन द राइट होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। 1887 में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? BHU की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। किस गवर्नर जनरल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी? तो लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का विशेष प्राथमिकता लॉर्ड कर्जन ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर किसकी स्थापना की? किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मचर्य आश्रमों की। किसकी? ब्रह्मचर्य आश्रमों की। इस प्रश्न में डाउट है, कृपया आप बताइएगा इसको कमेंट करके। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर किसकी स्थापना की? शांति निकेतन नामक स्थान पर ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की? शांति निकेतन नामक स्थान पर ब्रह्मचर्य कब किया गया था? 1901 में। ऑप्शन ब।
प्रश्न संख्या 171 में प्रश्न संख्या 170 का आंसर छुपा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर किसकी स्थापना की? और अगले प्रश्न में दिया है शांति निकेतन नामक स्थान पर ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना। और कब की गई थी? 1901 में। अगला प्रश्न है शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विश्व भारती के नाम से, विश्व भारती के नाम से। ऑप्शन सी राइट होगा। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग किसने की? तो इसको चिमनदास, शीतलवाड़ तथा इब्राहिम रहमतुल्लाह ने। नहीं, सयाजीराव गायकवाड़ ने, गुरदास बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये है क्वेश्चन डाउट। इसका आंसर तो वैसे द दिया है, चिमनदास, शीतलवाड़ तथा इब्राहिम रहमतुल्लाह ने। इसलिए 173 को आप लोग देखकर बताइएगा। बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने कब अपने पूरे बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बना दिया? इसको 1906 में। ऑप्शन डी। बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने 1906 में पूरे बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा पद शोभित नहीं किया? तो इसमें केंद्रीय धारा सभा के शिक्षा मंत्री का, और सब थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य का, केंद्रीय धारा सदस्य भी रहे, ये नहीं रहे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए कब प्रस्ताव रखा? तो 19 मार्च 1910 को। कब प्रस्ताव रखा? 19 मार्च 1910 को। गोखले जी ने अपने विधेयक में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रस्तावित आयु क्या रखी थी? तो प्रस्तावित आयु क्या रखी थी? 6 से 10 वर्ष। प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 10 वर्ष। क्या गोखले का विधेयक बिल केंद्रीय धारा सभा में स्वीकृत हुआ? 13 के मुकाबले 36 मतों से अस्वीकार कर दिया गया। तो गोखले जी का विधेयक केंद्रीय धारा सभा में स्वीकृत नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है सैडलर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कौन सुझाव नहीं दिया? तो कौन सा सुझाव नहीं दिया? पढ़ते हैं प्रश्न को। इंटर शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए, ऐसा तो सुझाव उन्होंने दिया था। माध्यमिक कक्षाओं में सभी विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाए, माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापना की जाए, उपरोक्त सभी सुझाव दिए। तो इसमें ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट। माध्यमिक शिक्षा में सभी विषयों भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। तो सैडलर कमीशन ने ये सुझाव नहीं दिए थे। सैडलर कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कौन सुझाव दिया? सैडलर कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सुझाव कौन सा दिया था? उपकुलपति पद की पद वैतनिक होनी चाहिए, डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए, सही बात है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए। उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का सुझाव दिया। भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम सार्थक प्रयास किया। इसके लिए सर्वप्रथम सार्थक प्रयास किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होनी चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम सार्थक प्रयास गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अगला प्रश्न है हर्टाग समिति या कमेटी किस कमीशन की सहायक समिति थी? तो हर्टाग कोठारी कमीशन की सहायक, नहीं सॉरी, साइमन कमीशन की।
ऑप्शन से राइट होगा। हर्टाग समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हर्टाग समिति का अध्यक्ष कौन था? सर फिलिप हर्टाग। हर्टाग समिति का अध्यक्ष सर फिलिप हर्टाग थे। अगला प्रश्न है, हर्टाग समिति ने निम्न में से कौन सा सुझाव दिया? शिक्षा के क्षेत्र में होगा प्रसार, गुणात्मक न होकर संख्यात्मक है, शिक्षा के लिए अधिक धन के साथ साथ सुस्पष्ट नीति की भी आवश्यकता है, विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जो स्नातकों को योग्यतानुसार नौकरी पाने के लिए सहायता करता है, और क्या था? उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस सन में हुआ? 1857 में। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत की सामग्री कौन बनी? तो भारत की सामग्री कौन बनी? रानी एलिजाबेथ। ऑप्शन डी। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। सन 1880 में भारत का गवर्नर जनरल किसे मनोनीत किया गया? तो 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया। हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो हंटर आयोग में कुल 7 भारतीय सदस्य थे। सन 1905 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। ऑप्शन से राइट होगा। शांति निकेतन की स्थापना किस सन में हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में। वर्तमान में शांति निकेतन को किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती के नाम से। किसके नाम से? विश्व भारती के नाम से। किस महाराज ने प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क को अनिवार्य बना दिया था? किस महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया था? तो सियाजी राव गायकवाड़। ऑप्शन अ राइट होगा। भारत सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनाने का प्रयास किसने किया था? भारत सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनाने का प्रयास गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। हर्टाग समिति की स्थापना किस सन में हुई थी? तो हर्टाग समिति की स्थापना 1929 में हुई थी। सार्जेंट योजना कब लागू हुई? तो सार्जेंट योजना 1944 में लागू हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो ये है 15A में। अनुच्छेद 15A में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15A में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन से राइट होगा। टोटल 400 क्वेश्चन हमें करने थे, हमने 200 क्वेश्चन कर लिया है। 200 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।